How America became the superpower of the world. क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी 3 शिप्स नीना, द पिंटा और सांता मारिया के साथ एशिया के लिए सेलिंग करते हुए हथियारों की लेन देन अब वॉर्स में बदल गई थी। युद्ध के खर्च ने ब्रिटिश खजाने को खाली कर दिया था। स्पेनिश कॉन्क्विस्टरोस यानी ऐसे लोग जो दूसरों के राज्य पर कब्जा करने के लिए निकलते थे, और कॉलोनियल एक्सपेंशन ने ट्रीटीज और मिलिट्री कैंपेन के जरिए इनकी जमीन को हड़प लिया। दुनिया भर में अमेरिका के 700 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस है। जो धरती बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानी गई, वो लाखों सालों तक ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक जटिल ताना बना थी, जिसे प्रकृति और मानव की सरलता ने गढ़ा था। लगभग 15,000 साल में नोमैडिक ग्रुप्स यानी भटकते लोगों ने एशिया से बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके एक ऐसे कॉन्टिनेंट में प्रवेश किया जो विशाल घास के मैदानों, घने जंगलों, रेगिस्तानों और ऊंचे पर्वतों से भरा था। और ये आज के अमेरिका के पहले सिटीजन्स थे। शिकार करने और अपना खाना जमा करने के माध्यम से अपना जीवन चलाते हुए ये लोग अलग अलग जगह में फैल गए। आज से लगभग 5,000 साल पहले उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। उन्होंने मक्का, स्क्वैश और बीन्स की खेती करना शुरू की, जो परमानेंट सेटलमेंट और पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ाने का कारण हुई। साउथ वेस्ट में एंसेस्ट्रल पुब्लॉन्स ने आज से 1300 साल पहले से शुरू होकर आज के न्यू मैक्सिको और एरिज़ोना की चट्टानी घाटियों में पत्थर के मल्टी स्टोरी घर बनाए। इन स्ट्रक्चर्स में जैसे कि मेसा वेल्डे एडवांस इरिगेशन सिस्टम भी थी, जो सूखे एरिया को पानी पहुंचाने का काम करती थी। मिसिसिपी नदी के किनारे मिसिसिपियन कल्चर ने 800 सालों तक एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन को विकसित की, जिसका सेंटर काहोकिया था। 11वीं सेंचुरी के अंत तक काहोकिया में लगभग 20,000 लोग रहते थे, और इनके अर्धन माउंट जैसे मॉन्क्स माउंट 100 फीट ऊंचे थे, जो एंशियंट मेसो अमेरिकन पिरामिडों के बराबरी के थे। नॉर्थ ईस्ट में 1450 के आसपास इरोकियस कॉन्फेडरेसी ने मोहॉक, ओनेडा, ओरोडागा, कायोगा और सेनेका जैसी ट्राइब्स को एकजुट किया। इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसे ग्रेट लॉ ऑफ पीस कहा जाता है, जो कि अनरिटन था, बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव डिसीजंस लेने की प्रोसेस को इस्टेब्लिश किया, जो बाद में आज के अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेरणा बने। 1492 तक इस कॉन्टिनेंट पर 10 से 15 मिलियन लोग रहते थे, जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड नेटवर्क, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और अपनी जमीन के साथ गहरे संबंध से जुड़े हुए थे। ये लोग, जिनमें चेरोकी, सियोक्स, नवाजो और एल्गोनक्विन शामिल थे, पाइथन और मछलियों का शिकार करते थे। और अब कहानी में एंट्री होती है क्रिस्टोफर कोलंबस की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी 3 शिप्स नीना, द पिंटा और सांता मारिया के साथ एशिया के लिए सेलिंग करते हुए निकले, और महीनों तक पानी में रहने के बाद ये जहाज कैरिबियन के बहामास के एक आइलैंड पर उतरे, जिन्हें उन्होंने सैन सैल्वाडोर का नाम दिया, ये सोचकर कि वो एशिया में है। इस घटना ने यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन की लहर की शुरुआत हुई। 1500 के दशक की शुरुआत में स्पेनिश कॉन्क्विस्टरोस यानी ऐसे लोग जो दूसरों के राज्य पर कब्जा करने के लिए निकलते थे, जैसे हर्नान कॉर्टेस और फ्रांसिस पिजारो ने एज़टेक और इनका साम्राज्यों को जीत लिया और मेक्सिको और पेरू से सोने और चांदी की लूट की। और इसी लूट और इसी वेल्थ ने स्पेन को तब के यूरोप की सुपर पावर बनाया। और जब साउथ अमेरिका में ये सब चल रहा था, तो नॉर्थ अमेरिका के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। 1534 तक फ्रेंच एक्सप्लोरर जैक्स कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी थी, और ह्यूरॉन और अल्गोनक्विन ट्राइब्स के साथ फर ट्रेड शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने देरी से आने के बावजूद 1607 में जेम्सटाउन और वर्जिया में अपनी पहली परमानेंट कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, जो टोबैको एक्सपोर्ट पर निर्भर थी। 1620 में पिलग्रिम्स ने प्लेमाउथ, मैसाचुसेट्स में कॉलोनीज बनाई, जहां मेफ्लावर कॉम्पैक्ट ने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। 1700 तक 13 ब्रिटिश कॉलोनीज अटलांटिक तट पर फैल गई थी, जिनमें न्यू हैम्पशायर और जॉर्जिया तक 2.5 मिलियन लोग रहते थे। इसमें यूरोपियंस, इंडेंचर्ड लेबर्स और इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स रहते थे, जिनका फोर्स्ड लेबर तंबाकू, चावल और इंडिगो की खेती में इंपॉर्टेंट था, जिसने कॉलोनियल इकोनॉमी को एम्पावर किया। लेकिन मूल अमेरिकी ट्राइब्स जैसे चिरोकी, पोहटान, लैंड पे और कई सारी और ट्राइब्स ने इनका विरोध किया, क्योंकि अब ये ट्राइब्स अपने घर में पराये हो गए थे, और अब पहले के ट्रेड रिलेशन जैसे कि फर और हथियारों की लेन देन अब वॉर्स में बदल गई थी, क्योंकि कॉलोनिस्ट ने ट्राइब्स की जमीन पर कब्जा कर लिया। 1637 का पिक्वेट वॉर न्यू इंग्लैंड में सैकड़ों मूल निवासियों की हत्या के साथ समाप्त हुआ, और 1675 के किंग फिलिप्स वॉर में हजारों लोग मारे गए, जिसने ट्राइब्स को और कमजोर कर दिया। और यही क्या कम था, जो यूरोपियन डिजीज खासकर स्मॉल पॉक्स ने कुछ एरियाज के ट्राइब्स की लगभग 90% तक आबादी को नष्ट कर दी। 1700 तक कई ट्राइब्स अपने ट्रेडिशनल लैंड से दूर हो चुकी थी, और कॉलोनियल एक्सपेंशन ने ट्रीटीज और मिलिट्री कैंपेन के जरिए इनकी जमीन को हड़प लिया। पर 1763 के 7 ईयर्स वॉर ने नॉर्थ अमेरिका का नक्शा ही बदल दिया। ब्रिटेन की फ्रांस पर जीत ने मिसिसिपी नदी के ईस्ट का कंट्रोल दिया, लेकिन युद्ध के खर्च ने ब्रिटिश खजाने को खाली कर दिया था। और इसी डेट को पूरा करने के लिए संसद ने कॉलोनीज पर स्टैंप एक्ट और टाउनशेंड एक्ट जैसे टैक्सेस लगाए, जिन्हें बिना रिप्रेजेंटेशन के लागू कर दिया था। इन टैक्सों ने बोस्टन, फिलाडेल्फिया और वर्जीनिया में आफूज पैदा कर दिया, और 1773 में बोस्टन टी पार्टी में कॉलोनिस्ट ने 342 चाय की पेटियों को बंदरगाह में फेंक दिया, जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया। 1775 में लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत की,
जो आर्म रिबेलियन था। और 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अपनाया, जिसमें 13 कॉलोनीज ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की। ये युद्ध बहुत कठिन था। 1777 में वैली फोर्ज में कॉन्टिनेंटल आर्मी ने भूखमरी और ठंड का सामना किया, जिसमें 2000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन फिर भी 1778 में फ्रांस की आर्मी और नेवी की मदद से 1781 में यॉर्कटाउन में निर्णायक जीत दिलाई। और 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस ने यूनाइटेड स्टेट्स को 8 लाख स्क्वायर फीट का एरिया दी, जो अटलांटिक से मिसिसिपी तक फैला हुआ था। 1787 में फिलाडेल्फिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ने 55 रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनमें जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वाशिंगटन शामिल थे, 4 महीनों में मेहनत और बहस के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की, जो फेडरल और स्टेट की पावर को बैलेंस करता था। 1788 में रेक्टिफाई हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक्स और बैलेंसेस के साथ एक परमानेंट फ्रेमवर्क बना दी। और 1788 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। 1803 में अमेरिका में एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने लुइसियाना परचेज के माध्यम से फ्रांस से 8,28,000 स्क्वायर माइल का एरिया $15 मिलियन में खरीदा, जिसने स्टेट के आकार को दुगना कर दिया। लेविस और क्लार्क एक्सपेडिशन ने इस ह्यूज एरिया की मैपिंग की और मिजोरी रिवर से पैसिफिक की यात्रा में मैरियन, नेस्पर और अन्य ट्राइब्स से मुलाकात की। इसी एक्सपेंशन ने नेटिव अमेरिकन के साथ संघर्ष को और तेज किया, जिनकी जमीन ट्रीटीज और आर्मी कैंपेन के जरिए छीनी गई थी। कहने के लिए तो देश आज़ाद हो गया था, लेकिन समाज का एक हिस्सा आज भी गुलाम था, समाज के दूसरे हिस्से का, जो उन्हें अपने बराबर नहीं समझते थे। ब्लैक वर्सेस वाइट्स। सो कॉल्ड वाइट्स ब्लैक को अपना गुलाम मानते थे और इसी मानसिकता ने स्टेट को डिवाइड कर दिया और 1861 में सिविल वॉर शुरू हुआ। 4 वर्षों में एंटीटम, गिट्सबर्ग और विक्सबर्ग जैसे युद्धों में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। यूनियन की इंडस्ट्रियल पावर, 2 मिलियन सैनिक और रेल नेटवर्क ने कॉन्फेडरेसी के 9 लाख सैनिकों को हरा दिया था। और 1863 के इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने स्लेव्स को आज़ाद कर दिया। और 1865 में यूनियन की जीत ने 13th अमेंडमेंट के साथ स्लेवरी को खत्म कर दी। लेकिन जिम क्रॉ लॉज ने व्हाइट्स और ब्लैक्स को अलग अलग किया ना, और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज ने रेशियल इनइक्वालिटी को बनाए रखा। 1870 तक अमेरिका के रेल रोड्स 53,000 माइल्स तक फैल गए और 1900 तक ये 2 लाख माइल्स हो गए थे, जो मार्केट और रिसोर्सेज को जोड़ते थे। स्टील प्रोडक्शन में 1865 में 15,000 टन से बढ़कर 1900 में 11 मिलियन तक हो गया, जिसने ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। पिट्सबर्ग और शिकागो जैसे शहर इंडस्ट्रियल हब्स बन गए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का टेलीफोन और थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिक लाइट ने इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया। 1865 से 1914 तक 25 मिलियन इमिग्रेंट्स ने, जो ज्यादातर यूरोप से आए थे, सिटीज और फैक्ट्रीज में काम किया। और इस नई इकोनॉमी ने नेटिव अमेरिकन जो ट्राइबल्स थे उन्हें और कमजोर और बेहाल कर दिया। 1890 तक वुंडेड नी मैसाकर ने ट्राइब्स के विद्रोह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल दिया था। 1898 के स्पेनिश अमेरिकन वॉर ने इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की पोजीशन को मजबूत किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अमेरिका की ग्लोबल पावर को और बढ़ाया। 1917 में जर्मन सबमरीन अटैक और जिमरमैन टेलीग्राफ के बाद अमेरिका ने अलाइड पार्टीज में एंट्री की और 2 मिलियन सोल्जर्स और $10 बिलियन के लोन दी। 1920 का टिकट प्रॉस्पेरिटी का था। ऑटोमोबाइल्स और रेडियोस ने कंज्यूमर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जो कि बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश था। लेकिन उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उसने अमेरिका को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, जिसका बहुत बड़ा फायदा उसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने लगभग 3 लाख एयरक्राफ्ट और 1 लाख टैंक्स मैन्युफैक्चर किए और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत एटॉमिक बॉम्ब बनाया, जिसने अमेरिका को मिलिट्री सुपर पावर बना दी। 1945 तक अमेरिका का जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की 50% था और इसी वजह से वॉर के बाद अमेरिका ने ग्लोबल सिटीज को अपने तरीके से सेट किया। जिसे 1948 से 52 के मार्शल प्लान ने $13 बिलियन के साथ यूरोप का रीडेवलपमेंट किया, जिससे इकोनॉमिक अलायंसेस बने। 1945 में बने यूनाइटेड नेशंस और 1949 में बने नाटो ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच टेक्निकल सुप्रीमेसी की होड़ में 1969 की अपोलो 11 मून लैंडिंग ने अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और भूले मत, ये वही अमेरिका है जिसने 90s में आज के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी नींव रखी थी, जिसे हम तालिबान कहते हैं। और टेरर फंडिंग की शुरुआत भी इसी ने की थी। और 1991 में सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन गया। ग्लोबल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अमेरिका का जीडीपी $30 ट्रिलियन का है और एनुअल डिफेंस बजट $849 बिलियन के आसपास का है, जो कई देशों के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया भर में अमेरिका के 700 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस है, जिससे अमेरिका पूरी दुनिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोमिनेट करता है। आज अमेरिका ने इतने एडवांस एयरक्राफ्ट बनाए हैं जिन्हें कभी कभी लोग यूएफओ समझ लेते हैं। नासा के नए प्रोजेक्ट, सिलिकॉन वैली की एआई और बायोटेक्नोलॉजी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन में इंपॉर्टेंट पोजीशन की वजह से कोई भी देश अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकता या करना नहीं चाहते।
लेकिन अब धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। कई सारे देश अब अमेरिका को टेक्नोलॉजी में टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। कई देश नासा से भी बेहतर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और दुनिया में चल रही इतनी अनस्टेबिलिटी के चलते पता नहीं कब तक अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा। आपको क्या लगता है कि भारत को सुपर पावर बनने में और कितने साल लगेंगे? लेकिन याद रखिए, सुपर पावर बनने के इस रेस में हमें एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से आने वाली तबाही को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन पर आने के लिए अमेरिका ने एनवायरनमेंट को जितना तबाह किया है उतना शायद ही किसी ने इतिहास में किया होगा।